अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खूबसूरत और हसीन तरीन सुबह का आगाज़ बहुत ही आसान अंदाज में कर चुके होंगे और आप बिल्कुल खैरियत व बाआफियत होंगे। आज ऐसे ही दो बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कलम से है, जिनके लिखी हुई चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं और उन्होंने कितना काम किया है फील्ड में, अपनी पूरे जो उनकी फील्ड है उसमें वो बहुत मंजे हुए एक्सपर्ट्स हैं। उनसे आज मुस्तफीद होने की कोशिश करते हैं, अदब के लिहाज से थोड़ी सी बात करते हैं, अदब का कितना स्कोप है और मुस्तकबिल में इसका क्या फ्यूचर हम देखते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है जुबैर नबी हैं, साबिक जज, नसर निगार, साहिब कुतब और कालम निगार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अदब के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में हमारे दूसरे मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमीद शाकिर हैं, शायर हैं, नकाद हैं, सहाफ़ी हैं, साहिब तर्ज और अदीब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम होना चाहिए। सर आपके मिजाज कैसे हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है, सेहत खराब है। अल्लाह पाक आपको तो सेहत दे। तबीयत अंदर का मौसम होता है जी, सेहत आपकी तिबी सूरत है, बस तो आपका तबीयत माशाल्लाह ठीक है। बस आपकी तबीयत जो है वो होशियार रहनी चाहिए, क्योंकि जो फिजिकली आपकी कंडीशन होती है वो बड़ी डिपेंड करती है कि आपके अंदर का मौसम किस तरह से है। सर थोड़ा सा अदब के लिहाज से बात करें तो अदब की हमारे माशरे में कितनी अहमियत है? सर मुआशरा जो है वो अदब से है। बिल्कुल ठीक। जो मुआशरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जो मुआशरे की बेहतरी, जिस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं मुआशरे की, वो एक ही सिनफ है, वो है अदब। अदब से हम किसी मुआशरे को संवार सकते हैं। अगर उस मुआशरे में बेअदबी फैल जाए तो वो मुआशरा नहीं होता, वो एक हंगामा होता है। तो मुआशरा का हुस्न यही है कि आप अदब से मुंसलिक होते हुए उस मुआशरे की तरवीज करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आपने जैसे कि कालम निगार भी हैं और आपने बहुत ज़्यादा किताबों को भी आपने लिखा है, 3 माशाल्लाह आपकी किताबें हैं। तीसरी किताब हम देख रहे हैं कि यादों की आगोश, जो कि मेरे बिल्कुल साइड पे पड़ी है, अगर मैं देखूं तो ये भी आज जो है इसको लॉन्च आपने किया है। तो सर जब आप लिखते हैं, कलम उठाते हैं, तो क्या नज़रिया होता है और क्या चीज़ है जो सोच ऐसी कौन सी है जो आपको मजबूर कर देती है लिखने पर? मैं जब पाकिस्तान में था तो बहुत मशहूर जिंदगी थी। मैं वकील भी था, अपने इलाके का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 12 साल मैंने मुंतखब नुमाइंदगी की, फिर पॉलिटिक्स में भी था। अच्छा। और खेलों से भी मुझे बड़ी दिलचस्पी थी और खेलों की तंजीमों से भी वाबस्ता था। मुझे इतना वक्त नहीं मिलता था कि मैं कोई काम कर सकूं। मैंने रोजनामा अवाम से कालम नगारी शुरू की कि कानूनी मशवरे लोगों के लिए आसान जुबान में देने के लिए मैंने कालम नगारी शुरू की ज़ेल पेश साहब की हुक्म पर। फिर मैं गरीब अखबार में भी लिखता रहा। जब यहां से एक मुतहरक जिंदगी से मैं एक साकन जिंदगी में चला गया, 2002 में मैं कनाडा चला गया, तो तमाम महफिलें और तमाम चीजें मुझे तर्क करनी पड़ी, क्योंकि वो एक मादी मुआशरा है। बिल्कुल सही। यहां हम सुबह से शाम तक, रात तक मसरूफ होते थे और वहां काम के बाद आदमी बिल्कुल बेकार, वो समझे वो कैद में चला गया। और कहते हैं कि कैद जो है वो किसी शख्स को किताब लिखने पर मजबूर कर देती है। क्या बात है। वो जो मुआशरे की कैद थी, वहां लोगों से इतनी वाकफियत नहीं थी, तो मैंने अपने जहन का और अपनी जुबान का उबाल जो है वो अपने कलम के जरिए निकालना शुरू कर दिया। मैंने कालम नगारी शुरू कर दी वहां के नॉर्थ अमेरिका के अखबारात में, उर्दू में। अच्छा। 16 अखबारात में मेरे कालम नियाग्रा पारसे के नाम से छपते थे। माशाल्लाह। तो मैं कालम लिखता था, भेज देता था। फिर किताब के सिलसिला में यह हुआ कि 2017 15 अप्रैल को मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया। जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए 30 अप्रैल का टाइम दिया।
تو میں نے سوچا کہ میں نے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. میں تو ان حکیموں کی طرح ان پاکستانی یا انڈین لوگوں کی طرح ہوں جو اپنے راز اپنے اندر ہی دفن کر کے مر جاتے ہیں. اگر کسی حکیم کے پاس کوئی نسخہ آ جائے جی 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 وہ بجائے اس کا کہ وہ اسے تحقیق کے لیے پیش کرے وہ اپنی زندگی کے ساتھ ہی لے کے مر جاتا ہے. تو میں نے جو زندگی میں سیکھا ہے، جو میں نے لوگوں کی صحبت سے استفادہ کیا ہے، تو میں تو اس کو لکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو، میری زندگی کے تجربات. لیکن یہ تو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا، تو کینسر آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی ظالم بیماری ہے. بالکل. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو میں کتاب لکھوں گا اپنی زندگی کے واقعات پر مبنی اور ان بزرگوں کے بارے میں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی. پھر 18 میں دوسرا کینسر ڈائیگنوز ہو گیا. پھر میں نے کتاب لکھنی شروع کر دی، سفر شناس. اچھا، وہ آپ کی پہلی کتاب تھی؟ اس سے پہلے میں لا پہ ایک بک لکھ چکا تھا، اوکے، اسٹیمپ ایکٹ پہ. جی جی جی، وہ یہاں چھپی تھی. بالکل صحیح. لیکن وہ تو پروفیشنل کتاب تھی، جی جی جی، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھی. لیکن سفر شناس میں نے لکھنی شروع کی. جب سفر شناس مکمل ہوئی تو دوسرے کینسر کے ساتھ ہی مجھے ڈائلسس شروع ہو گیا. اب میں نے سوچا کہ ان بزرگوں کے بارے میں لکھوں جن سے میں نے زندگی میں کچھ سیکھا ہے. بالکل ٹھیک. پھر میں نے یادوں کی آگوش لکھی. ان میں ان تمام بزرگوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، شاگردوں کا، بیٹیوں کا، ان لوگوں کا ذکر ہے، ان کے کلمی خاکے ہیں جن سے میں نے زندگی کی راہ متعین کی، جن کا آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی اہم کردار رہا ہے. اس میں کتاب میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ میرا ذاتی تعلق نہ رہا.